मेरा नाम अभिषेक बारेट है। इस वक्त आप धमचिक.com पर मुझे देख रहे हैं। स्पेस सूट कैसे बनता है, ये कैसे काम करता है और इसकी हिस्ट्री क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला है, कॉस्ट क्या है, ये सब कुछ जानने आप यहाँ हैं तो आपको भरपूर जानकारी मिलने वाली है। पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी अभी कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो 100% आप शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। आते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। सबसे पहले स्पेस सूट की हिस्ट्री में हमको जाना पड़ेगा। जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 20 जुलाई 1969 को पहली मून लैंडिंग की थी। 1960 में सोवियत संघ और अमेरिका में स्पेस विक्ट्री का ऐसा कोल्ड वॉर चला, जिसमें सबसे पहले सोवियत संघ ने अपना स्पेस मिशन दुनिया में सबसे पहले लॉन्च कर डाला और अमेरिका सदमे में आ गया, क्योंकि ये रेस दुनिया के सरपंच बनने की दौड़ थी स्पेस में भी। क्या आप जानते हैं कि स्पेस सूट न होता तो कभी भी इंसान मून पर तो क्या स्पेस में भी जाने का सपना नहीं देख सकता था। स्पेस सूट की हर इंफॉर्मेशन तो हम आपको देने ही वाले हैं, पर चांद और स्पेस में पहुंचने की रेस को नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे, क्योंकि तभी तो बना था स्पेस सूट। स्पेस सूट के बारे में जानकारी से पहले सोवियत संघ और अमेरिका की दुश्मनी पर तो चर्चा हो जाए, ताकि स्पेस सूट वाला चैप्टर बढ़िया से आपको समझ आए, क्योंकि एपिसोड ही स्पेस सूट पर है। पर हम आपको आधा अधूरा कुछ नहीं बताते। चलिए स्पेस की यात्रा पर। 15 सितंबर 1959 को सोवियत लीडर निकिटा खुर्शचेव अमेरिका को ताना मारने एक राउंड शेप बॉल लेकर अमेरिका पहुंचे और गिफ्ट के रूप में खुर्शचेव ने यह बॉल दी अमेरिकी जनरल ड्वाइट आइजनहाइवर को। पास में यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन भी खड़े थे। और हुआ ये कि सोवियत संघ ने एक दिन पहले ही अपने स्पेसशिप लूना 2 को चांद पर सक्सेसफुली उतार दिया था और अमेरिका को ताना मारा कि वो सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाला देश बन गया। दोस्तों, यहीं से स्पेस सूट का मामला भी शुरू होने वाला है। देखते रहिए वीडियो, पर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ये वीडियो। रशिया चांद पर पहुंच जाए और अमेरिका देखता रहे, बहुत नाइंसाफी है। मतलब थी सोवियत संघ का लूना 2 मून लैंडिंग करने में सफल हुआ, पर ये उतना खास नहीं था, क्योंकि ये बॉल एक मेटेलिक बॉल थी और इसे लूना 2 स्पेसशिप से पहली बार धरती से चांद पर पहुंचने वाली चीज़ कहते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि रशिया दावा करता रहा है कि उसने मून के सरफेस एरिया पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, पर यह सच नहीं है। हाँ, वो कि सतह पर लैंड करने वाले देश के रूप में रशिया को यानी सोवियत संघ को पहचाना गया। इससे पहले भी उसने अमेरिका को हरा डाला था 2 साल पहले, मतलब 1957 में, क्योंकि सोवियत संघ ने अपना पहला कृत्रिम सैटेलाइट स्पुतनिक 1 भी लॉन्च कर दिया था। अमेरिका की हो गई सांसें बंद, तो करें क्या। नासा लगा हुआ था पर सोवियत संघ को पकड़ नहीं पा रहा था। हे भगवान, जुल्म की हद तब हो गई जब 1966 में फरवरी में मॉस्को से सोवियत यूनियन ने लूना 9 चांद पर भेज दिया और दुनिया को दिखा दिया कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की जा सकती है। चांद की पहली फोटो खींच ली, अमेरिका के सीने पर सांप लौट गए। अमेरिका से रहा नहीं जा रहा था। 2 महीने, सिर्फ 2 महीने बाद लूना 10 को चंद्रमा के चक्कर काटने फिर से भेज दिया। अपनी हिंदी फिल्मों वाला डायलॉग, भाई बच्चे की जान लोगे क्या, ये असल में उस वक्त अमेरिका पर खूब जच रहा था। पर हमारे यहाँ भजन है ना, सदा न रहा है सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अमेरिका का दिल दुखा ही नहीं था, उसकी आर्टरी फट गई थी, कलेजा मुंह को आ गया था। पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1960 में ये कह दिया था, मतलब 10 साल पहले ही, 1970 से पहले वो चांद पर आदमी उतार देंगे। क्लू मिल गया था नासा को कि जिस चांद को अब तक वो दलदली और कच्ची जमीन वाला समझते रहे, वो तो हार्ड है और वहाँ स्पेसशिप लैंड भी कर चुका है रशिया का। बस यूएस प्रेसिडेंट के 10 साल के कमिटमेंट को भी पूरा करना था। 1961 में अमेरिका ने इस मॉडल पर काम करते हुए एक नया ही आइडिया लगा डाला। उनका प्लान ये था कि स्पेसक्राफ्ट का मदरशिप एक छोटे शिप से जोड़ा जाए और चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचने पर दोनों को अलग कर दिया जाए। मदरशिप तो ऑर्बिट में घूमता रहेगा और छोटा वाला शिप जो है वो मून पर लैंडिंग करेगा। इस मॉडल का नाम नासा ने रखा लूनार ऑर्बिट रेवेंडू। नासा के वैज्ञानिक जॉन ह्यूबोल्ट का आइडिया अमेरिका की किस्मत बदलने वाला था। रुक भी जाइए भाइयों बहनों, स्पेस सूट बस आने ही वाला है कि कैसे बना क्यों बना, बस धीरज धर लो। काम की और कमाल की चीज़ें तो आगे हैं, जिनके पास कंटेंट कम होता है, रिसर्च कम होती है, छोटे छोटे वीडियो वो बनाते हैं। आप लोग पूरे मीनिंगफुल वीडियो का मजा लेना जारी रखिए। ह्यूबोल्ट का मानना था
कि इससे फ्यूल बचेगा अलग अलग फेजेस में, और रॉकेट के अलग होने से सब कुछ सक्सेसफुल ढंग से होगा और हम इस मॉडल पर कोई बॉल नहीं उतारेंगे, सोवियत यूनियन के सामने इंसान को ही उतार देंगे। अमेरिका ऐसा करने वाला था और एक तरीके से चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए मौत भी ये मिशन साबित हो सकता था। खबर रशिया को भी मिल गई। रशिया जो अब तक किंग बना बैठा था, उसने भी चांद पर आदमी को अमेरिका से पहले उतारने का डिसीजन ले लिया था। पर बाजी कौन मारेगा? लूना 9 मिशन की खोज की चंद्रमा की सतह पर जमीन दलदली नहीं ठोस है। ये रशिया के तो काम आई नहीं, पर अमेरिका के काम आ गई। 1961 में रूस ने स्पेस में इंसान को भेजकर और 1965 में स्पेस वॉक करके ये मान लिया था कि उसने स्पेस की लड़ाई जीत ली है। पर 1968 में अमेरिका ने वो किया जो हिस्ट्री है। यूएसए ने पहला मानव रहित स्पेस क्राफ्ट अपोलो 8 चांद पर उतार डाला, पर इसमें बैठा कोई यात्री नहीं उतरा। ये सक्सेसफुली वापस भी लौट आया। फिर शुरू हुआ चांद पर उतरने का सपना, जिसमें जरूरी था सबसे कमाल का स्पेस सूट। कहानी भाइयों बहनों यहीं से शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि स्पेस सूट पहले नहीं बनाए गए, इसके बिना तो स्पेस में जाया ही नहीं जा सकता था। पर चांद पर उतरने वाले लोगों के स्पेस सूट अलग होते हैं। अगले ही साल यानी 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन से सोवियत संघ को मीलों पीछे छोड़ते हुए चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को उतार दिया। ये दुनिया का सबसे ऐतिहासिक पल था। चलिए स्पेस सूट की बात करते हैं, जिसके लिए ही तो आप यहाँ आए हैं। इसके बिना चांद तो क्या स्पेस में भी नहीं जा सकते थे। पहला स्पेस सूट 1931 की शुरुआत में बनाया गया था, जो कि फुली प्रेशराइज था। पर यह स्पेसक्राफ्ट के लिए बना ही नहीं था, बल्कि लड़ाकू विमानों के लिए बनाया गया था। बस ये तो एक शुरुआत थी। पहला स्पेस सूट प्रोटोटाइप एमिलियो हरेरा ने, जो स्पेन की सेना के अधिकारी थे, उन्होंने डिज़ाइन किया था। नाम था स्ट्रैटनॉटिकल स्पेस सूट। इसमें उन्होंने एक हार्मेटिक कवर लगाया था और साथ ही प्योर ऑक्सीजन सप्लाई भी दी थी, जो कि एक सिलेंडर से आती थी। इस सूट के हेलमेट की वाइजर शील्ड को 3 ग्लास लेयर से कवर किया गया था, जिसमें एक अनब्रेकेबल थी, दूसरी लेयर अल्ट्रावायलेट फिल्टर लगी हुई थी और तीसरी एंटी फॉग यानी ग्लास पर धुंध नहीं आने देती थी। अमेलियो हरेरा भाई साहब ने सूट में एक इलेक्ट्रिक हीटर भी इंस्टॉल किया था, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर लैब टेस्ट के दौरान यह पता चला कि सूट को 33 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया था, जबकि इसके आसपास के वातावरण का तापमान -79 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। हरेरा को जल्दी पता चल गया कि लगभग वैक्यूम एटमॉस्फेयर में प्रेशराइज्ड सूट के साथ समस्या वास्तव में ह्यूमन बॉडी एक्स्ट्रा हीट को हटा रही थी, और हरेरा ने सूट के अंदर अचानक आग लगने की किसी भी पॉसिबिलिटी से बचने के लिए एक स्पेशल कार्बन फ्री माइक्रोफोन भी डिज़ाइन किया था। पर यह सूट कभी पहना ही नहीं जा सका, क्योंकि स्पेन इस सिविल वॉर में 1939 में हरेरा भागकर फ्रांस चले गए। इस वक्त मोदी जी गए हुए हैं वहीं पर। 1967 में उनकी फ्रांस में ही डेथ हो गई। ये सूट पहला स्पेस सूट प्रोटोटाइप था। इसके बाद सूट्स में नए चेंजेस आते गए। 1961 में सोवियत संघ के पहले स्पेस ट्रैवलर यूरी गगारिन ने एडवांस SK-1 स्पेस सूट पहना। ये नारंगी रंग का सूट था। इसके बाद ये सूट जो है वो धीरे धीरे एडवांस होते गए। ये सूट 4.3 PSI का दबाव झेल सकते हैं। ये सूट एक तरह से चलता फिरता स्पेस क्राफ्ट ही होता है, जिसकी लागत 1096 करोड़ रुपए तक होती है। मैं तो भाइयों बहनों, आज के नए स्पेस सूट 2000 करोड़ से 3000 करोड़ रुपए तक की लागत के हो सकते हैं। स्पेस सूट कई कपड़ों की लेयर से, अलग अलग लेयर से मिलकर बनाया जाता है, जो कि बुलेट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहे धूल के पार्टिकल्स और अल्ट्रावायलेट किरणों से एस्ट्रोनॉट्स को बचाता है। अगर कोई बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में हो तो पहले तो वो सूरज की गर्मी से उसका खून उबल जाएगा और उससे मर जाएगा, पर साथ ही धूल के पार्टिकल बुलेट की स्पीड से उड़ते हैं, वो शरीर के आर पार हो जाएंगे, मतलब लफड़ा है। स्पेस का रेडिएशन भी स्पेस सूट की वजह से एस्ट्रोनॉट्स का लाइफ सेवर होता है। स्पेस में 1000 तरह के खतरे हैं, जिसमें सबसे बड़ा खतरा है एनवायरनमेंट का। स्पेस में ना तो किसी तरह की ऑक्सीजन है, ना ही वहाँ पर धरती की तरह ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे में सूरज की लाइट से ही सामना होगा, और सामना होते ही बॉडी टेम्परेचर
120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा, और अगर सनलाइट में भी एस्ट्रोनॉट्स न हो तो -100 से 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इंसान की मौत निश्चित है। इसलिए स्पेस सूट बहुत ज़रूरी है। बिना स्पेस सूट बस 15 सेकंड्स और काम तमाम। पहले बॉडी प्रेशर से फूलेगी और फट जाएगी, जैसे कि बलून में हम एक नीडल चुभोते हैं और बम। अब स्पेस सूट 16 यानी 16 अलग अलग लेयर्स से बनता है। इसमें होता क्या क्या है वही तो ज़रूरी है जानना। आपने देखा होगा कि स्पेस सूट 2 कलर्स के होते हैं, एक ऑरेंज कलर का और एक वाइट कलर का। एस्ट्रोनॉट्स जब भी स्पेसशिप में रहते हैं तो पंपकिन सूट यानी ऑरेंज कलर का सूट पहनते रहे, पर जब इन्हें बाहर स्पेस में जाना होता है और वहाँ काम करना होता है तब ये वाइट कलर का EVA यानी एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट पहनते हैं। ये दोनों ही सूट कमाल के होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट पूरी तरह से एक स्पेसशिप की तरह ही होता है। स्पेस सूट में सबसे पहले एक अडल्ट डाइपर पहना जाता है, जो आप बच्चे थे तब पहनते थे, ताकि स्पेस में घंटों काम करते वक्त भी यूरिन और स्टूल पासेस की प्रॉब्लम ना हो। उसके ऊपर फिर एक बाहर की तरफ जिप लगा हुआ कूलिंग गारमेंट पहना जाता है। ये ऐसा वैसा कूलिंग गारमेंट नहीं होता, कूलिंग गारमेंट बहुत स्पेशल होता है। ये मेस पेंडेस्क का बना होता है। मेस पेंडेस्क ये क्या होता है? मेस पेंडेस्क पॉलीथेर, पॉलीयूरिया और कोपोलिमर फैब्रिक है, जो बेहद ही महंगा और विशेष तरह का कपड़ा होता है और जालीदार होता है। इसमें 300 फीट लंबी प्लास्टिक ट्यूब्स लगी रहती हैं, जिनमें कंटिन्यू बहता हुआ पानी बॉडी को ठंडा रखता है। इसमें 40 to 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर पानी बहता रहता है, जो एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी को ठंडा बनाए रखता है। अगर ये ना हो तो बॉडी टेम्परेचर 108 फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है और बॉडी की हालत तले हुए अंडे जैसी हो जाएगी। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स को हार्ड अपर टॉर्सो पहनाया जाता है, जिसे हट भी कहते हैं। इसमें हाथ और सर बाहर निकलने की जगह होती है और ये चेस्ट को कवर करता है। इसके बाद लोअर टॉर्सो पहना जाता है। यहाँ तक कपड़े की 11 परतें यानी लेयर होती हैं। सबसे पहले प्रेशराइज करने के लिए ब्लेडर लेयर, उसके बाद 6 एल्यूमिनाइज इंसुलेशन लेयर, एक माइक्रोमीटेरॉइड लेयर, एक प्रेशर गारमेंट रेजिस्टेंस लेयर, एक रिटेंशन लेयर, एक लिक्विड कूलिंग वेंटिलेशन लेयर, कंफर्ट लाइनर। ये लेयर स्पेस सूट को फायर प्रूफ और बुलेट प्रूफ बनाती हैं। साथ ही वाटर प्रूफ भी होता है, मतलब एकदम तगड़ा। इसके बाद नंबर आता है कम्युनिकेशन के लिए हेडसेट लेयर का, जो एक तरह ही कम्युनिकेशन कैप सर के ऊपर होती है, जिसमें सारे कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हुए होते हैं, जैसे कि हेडफोन्स और माइक्रोफोन, जो अर्थ के डीप कमांड स्टेशन और स्पेसशिप से कनेक्ट होने का काम करवाते हैं। इसके बाद हेलमेट और वाइजर। हेलमेट कार्बन फाइबर या हार्ड बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से बनाया जाता है और जिसके ऊपर ब्लैक और गोल्डन वाइजर लगे होते हैं। गोल्डन वाइजर जो लगा हुआ होता है वो गोल्ड प्लेटेड होता है, मतलब सोने की परत चढ़ा हुआ। एस्ट्रोनॉट्स की सनलाइट से प्रोटेक्शन करने में यही मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें एक मेटलिक वाइजर भी नीचे होता है, जो आधा नीचे तक यहाँ तक आ सकता है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स बिना लाइट से डिस्टर्ब हुए काम लगातार करते रह सकें। हेलमेट के दोनों तरफ यहाँ पर लाइट्स लगी होती हैं और ऊपर कैमरा फिट होता है, जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को आपके लिए, डीप कमांड स्टेशन के लिए और पूरे संसार के लिए रिकॉर्ड करता रहता है। इस हेलमेट के अंदर एक स्ट्रॉ लगी होती है, जिसमें काम के दौरान एस्ट्रोनॉट झुककर मुंह से पानी पी सकते हैं। कैसे समझना चाहेंगे? ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए यहाँ पर हेलमेट के अंदर लगी होती है, जो वो ऐसे करता है और पानी पी लेता है। इसके बाद लगाया जाता है प्राइमरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसके बिना स्पेस में सर्वाइवल नामुमकिन है। ये पीठ पर असेंबल किया जाता है और इसे जिंदा रखने की मशीन भी कहा जाता है। अगर ये नहीं होगा तो एक एस्ट्रोनॉट जिंदा नहीं रह पाएगा। इस कंस्ट्रक्टिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम में 7 घंटे तक ऑक्सीजन का सपोर्ट बना रहता है, यानी 7 घंटे की ऑक्सीजन होती है। इसके अंदर एक बैटरी, एक कूलिंग सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर सिस्टम लगा हुआ रहता है। इसके बाद लगाया जाता है कंट्रोल मॉड्यूल, जो
चेस्ट पर लगता है। इसी से एस्ट्रोनॉट अपने सारे इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करता है। इससे कम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर और ग्लव्स में लगे हीटर्स को भी ऑन या ऑफ कर सकता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स अपनी छाती पर लगे कंट्रोल मॉड्यूल को देख नहीं सकता। इसके लिए उसकी रिस्ट पर एक मिरर लगा होता है यहाँ पर, है ना, ताकि वो इस मिरर में यहाँ पर मॉड्यूल, जो कंट्रोल मॉड्यूल है, उसको इस मिरर में, यहाँ लगे हुए मिरर में देख सके और इसमें दिखने वाले बटन्स को, क्योंकि वो सर नीचे नहीं कर सकता है इसलिए इसमें देखता है और बटन यहाँ से प्रेस कर सकता है। इसके बाद में बहुत सारे और भी काम हैं जो स्पेस सूट के साथ में उसको करने होते हैं। ये स्विच ऑफ ऑन करना ये सब कुछ तो है ही। उसकी चेस्ट पर 3 पाइप स्विच भी लगे होते हैं। एक होता है रेडियो स्विच, एक ऑक्सीजन इन और तीसरा जो होता है वो ऑक्सीजन आउट स्विच होता है। इसके लिए 3 पाइप्स लगती हैं जो सूट के ऊपर लगती हैं। इसके अलावा जांघ पर एक वॉल्व ऑन यूरिन भी होता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट स्पेस में यूरिनेट नहीं कर सकते। इसके बाद इंसुलेटेड ग्लेयर रेजिस्टेंट बूट पहने जाते हैं। पर काम यहीं खत्म नहीं हो जाता है भाइयों बहनों। अगर स्पेसशिप से बाहर जाकर काम करना है तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स को एक एम्बिलिकल कॉर्ड, नहीं एक इलेक्ट्रिक कॉर्ड से बांधकर खुद को बाहर ले जाना होता है, ताकि जीरो ग्रेविटी में अगर किसी वजह से वो वापस शिप तक नहीं पहुंच पाए तो उस कॉर्ड को खींचते हुए अंदर आ सके। भाइयों बहनों, आपको सरप्राइज होगा कि 60 साल से भी पहले बना नासा, जो मून पर इंसान की वॉक करवा चुका है, वो आज तक एक स्पेस सूट नहीं बना सका है ना जी। जबकि ये काम 1960 में एक अंडरगारमेंट्स बनाने वाली कंपनी ILC डोवर ने 6 साल में ही करके दिखा दिया था। मतलब 6 साल में उनको अंडरगारमेंट्स बनाने थे और उन्होंने बना दिया स्पेस सूट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसी कंपनी का स्पेस सूट पहनकर चांद पर उतरे थे। इतनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बावजूद आज भी एस्ट्रोनॉट्स को नासा 1969 से लेकर अब तक वही पुराने सूट पहनाता आ रहा है, बस धूल झाड़ कर वही पहना देता है। 1969 में ILC डोवर ने नासा को टोटल 18 स्पेस सूट्स दिए थे, जो कि सिर्फ आगे आने वाले 15 ईयर्स तक पहने जा सकते थे। उसके बाद उनको नहीं पहना जा सकता था, पर नासा ने इन पर पाबंद लगा दिए और अब तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को यही पहनाता आ रहा है। लेकिन अब नासा के पास सिर्फ 4 सूट बचे हैं, जो अभी तक ठीक ठाक हालत में, बाकी बर्बाद हो चुके हैं। 1986 के चैलेंजर मिशन के क्रैश और 2003 के कोलंबिया क्रैश में 4 सूट, मतलब करोड़ों के, बर्बाद हो गए। एक ग्राउंड टेस्टिंग में बर्बाद हो गया, एक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए चुना गया था जिसे काम में नहीं लिया जा सकता। एक सूट स्पेस एक्स के एक्सप्लोजन में खत्म हो गया था। बचे टोटल 7, जिनमें से 4 ही काम के रह गए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। बाकी अगर स्पेस के और आप ज़्यादा से ज़्यादा रहस्य जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें सब्जेक्ट लिख कर बताएं। वीडियो इतने बड़े इसलिए हो जाते हैं ताकि आप सब कुछ समझ सकें। आप चाहें तो हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी लिखकर भेज सकते हैं। आपके लिए शानदार वीडियो हम बनाते रहेंगे। कैसा लगा ये वीडियो, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आपको बताना है। साथ ही आप हमेशा जो गलती करते हैं वो ये है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते, इसलिए हमें मोटिवेशन नहीं मिलता कि हम कैसे अगला वीडियो बनाएं। लेकिन इस बार आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाते रह सकें। फिर मिलेंगे अगली बार, तक के लिए दीजिए इजाज़त। ऐसा ही बोलते हैं ना, शुक्रिया।